हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज शुरू किए हैं तो हम लोग उसमें चैप्टर नंबर 3 या आरंभिक नगर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के आसपास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर दो बच्चे हैं, इनका चित्र बना हुआ है और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, जसपाल और हरप्रीत है इनका नाम। और ये अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी हड़प्पा की, और इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और जो चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, प्राय पुरानी इमारत को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारत को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को तो पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और जो निचले वाले हिस्से में था उसको निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवार खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिले हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। अगला टॉपिक है हमारा भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था।
हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर किस तरह से बना हुआ है। ये महाल स्नानागार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ है। अब यहाँ देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई किस प्रकार हुई है, चित्र बना हुआ है। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं और जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? सबसे ऊपर हम देखेंगे मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, ठीक है, और उसमें बना है नाला, ठीक, और यहाँ पर ऊपर एक कुआं बना है बाईं ओर, ठीक है, और नीचे हड़प्पा की, ठीक है, नीचे और बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर जो नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ठीक है, और इस मुहर के ऊपर की चिन्ह एक खास लिपि में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और ये जो दाईं ओर है ये पकी मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है। नगर और नए शिल्प, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है, ठीक है। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी मोहरें बनाते थे? पत्थर की बनाते थे। और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। आ, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है क्या वहां भी धातुओं का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? 7,000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा पेड़ से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर पत्थर के बाट देखें कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चौट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं हमको मनके हैं, इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और दाई पत्थर के धारदार फलक हैं, ठीक है। नीचे दाएं और कढ़ाईदार वस्त्र है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी।
इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक है, देखिए इसके वस्त्र पर कढ़ाई हुई है। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। देखिए इसका चेहरा कितने अच्छे से, इसकी दाढ़ी वाड़ी बनाई गई है, इसकी आंखें वाँखें। ठीक है, ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अगला टॉपिक हमारा है फेयर्स। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयर्स जो है उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को जब गोंद में मिलाकर, ठीक है, उनसे वस्तु बनाई जाती है और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री अ, हरे होते हैं। ठीक, पेड़ से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अगला टॉपिक हमारा है कच्चे माल की खोज में। कच्चे कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी टिन, उसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? तो इन चित्रों को देखिए, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। यहाँ पे मोहर और ये खिलौना है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? ठीक है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती है।